Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 20 मार्च 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है, इक्वाडोर को काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है। क्या बोलता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ऑप्शन बी ईस्ट ऑफ लेह, ऑप्शन सी नॉर्थ ऑफ गलगित या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर चैट जीपीटी के बारे में ज़रूर से पढ़ा होगा। हमने काफ़ी बार अपने वीडियोस में डिस्कशन किया है, कई एडिटोरियल कवर किए हैं, कई सारी रिपोर्ट्स चैट जीपीटी के बारे में कवर की हैं। बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, नोट्स की फॉर्म में, याद होगा। तो चैट जीपीटी का एक नया वर्जन का इंतज़ार कर रहे थे हम सब लोग। तो अभी वो जो नया वर्जन है वो आ चुका है, जिसकी वजह से अगेन ये चर्चा में है और कम से कम हज़ारों आर्टिकल पब्लिश हो चुके होंगे। अगर आप गूगल पर खाली जीपीटी भी लिखते हो ना तो अपने आप वो सर्च में आ जाएगा GPT-4, और उसको सर्च करोगे, न्यूज़ सेक्शन में जाओगे तो आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं चैट GPT-4 को लेकर कि GPT-4 एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करेगा। बताया ये जा रहा है कि जो GPT 3.5 है ना, यानी कि पुराना वाला पहले वाला जो वर्जन है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है ये GPT-4। कई सारे एडिशनल फीचर्स हैं इसमें पिक्चर का कुछ नया फीचर आया है, वो कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर थंबनेल में ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो चैट जीपीटी का नया वर्जन है GPT-4, ये इतना एडवांस लेवल का है कि आपको बता सकता है, मतलब आपके किचन में जो भी सामान रखा हो आप उसका पिक्चर क्लिक करके इस वाले GPT-4 पर अपलोड करते हो तो वो पिक्चर देखकर बता सकता है कि आपको क्या बनाना चाहिए। क्या इस लेवल की टेक्नोलॉजी है? अरे इससे भी बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट का लिंक जो है मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनना है। आप एक कल्पना कर सकते हो कि आपके घर में कोई सामान है और आप अकेले हो, ठीक है, आप बिल्कुल अकेले हो। आपको खाने में क्या बनाना है इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार क्या खाऊं क्या ना खाऊं। और आपने देखा कि फ्रिज में कुछ सामान रखा हुआ है, आपने उस सामान का फ़ोटो क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में चैट जीपीटी के ऊपर अपलोड कर दिया। यानी GPT-4 की बात कर रहे हैं, एडवांस वाले की। तो वो जो है ना, इस फ़ोटो को एनालाइज करने के बाद में आपको हर एक फ़ोटो को लेकर 2 रेसिपी भेजेगा और उन 2 रेसिपी में से आप कोई भी रेसिपी को अपना सकते हो। और इतना ही नहीं, कोई इंसान अगर बीमार है ना तो वो अपना इलाज की जो सलाह है, जो सजेशन है, वो भी चैट जीपीटी से ले सकता है। इसको लेकर कई सारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश हुई हैं। प्लस यहाँ पे आप उदास बैठे हो ना तो यहाँ पर जो जोक्स हैं और खासकर सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जो जोक्स हैं वो यहाँ पर ये चैट जीपीटी आपको सुनाकर हंसा सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है। तो एक नई सी शुरुआत हो चुकी है। मतलब कहोगे कि इसके अलावा क्या ही चाहिए, GPT-4 सबके लिए बहुत है, ऐसा देखने को मिलेगा जब मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं GPT-4 को लेकर। पहले पॉइंट में मेंशन किया जाता है कि हर तरीके के जो सवाल है ना उसका बहुत सटीक जवाब देगा GPT-4। ऐसा GPT 3.5 में नहीं था। इससे पहले वाले वर्जन में काफ़ी सारी कमियां नज़र आती थी और वो सटीक जवाब नहीं दे पाता था, है ना। कई सारे यहाँ पे चीज़ों में लैक देखने को मिलता था, बट GPT-4 में ऐसा नहीं है। बोला यह गया है कि GPT-4 और GPT 3.5 दोनों को कंपेयर किया गया है। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इनसे पूछे गए हैं और क्वेश्चंस पूछने के बाद में हम लोग को फाइनल एक चीज़ ये मिलती है कि बिल्कुल GPT-4 के अंदर में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है।
ठीक है, एक बहुत ज़्यादा कह सकते हो फेमस व्यक्ति हैं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ समझाने के लिए, एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनको लेकर सवाल पूछा गया तो GPT 3.5 ने काफ़ी सारे गलत जवाब दिए थे, बट GPT 4 ने कई सारे सही जवाब दिए थे, ऐसा यहाँ पर बोला गया। दूसरा, फ्रिज में रखे सामानों की जो फोटो है उसको देखकर ये बता सकता है कि आपको खाने में क्या बनाना चाहिए। ऐसा GPT 3.5 में नहीं था। इवन GPT 3.5 के अंदर आप क्या करते थे, केवल यहाँ पर टेक्स्ट करते थे, वहाँ पे आप टाइप करते थे, उसका आंसर आपको GPT 3.5 देता था। बट GPT 4 के अंदर में आप क्या कर सकते हो, अपना जो फोटो वगैरह है उसको क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, और उसको देखकर यहाँ पे ये जो GPT 4 है वो आपको पूरा टेक्निक बताएगा, पूरी रेसिपी बताएगा कि आपको क्या बनाना चाहिए और इस सामान से क्या क्या बन सकता है, क्या एडिशनल चीज़ें चाहिए, इससे एक बेहतरीन चीज़ बन सकती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, बोला ये जा रहा है जो बीमार व्यक्ति, जो पेशेंट्स हैं ना, उनको बेसिकली यहाँ पर एक अच्छा सजेशन दे सकता है GPT 4। अब ये कैसे बोला गया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना है, इसके जो प्रोफेसर हैं अनिल गेही, इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि उनके पास में इलाज कराने के लिए एक मरीज आए। उन्होंने उस मरीज की जो समस्या है ना उसको यहाँ पर सुनने के बाद में चैट GPT 4 को बता दिया। GPT 4 जो है उसको यहाँ पर वो समस्या बता दी। अब समस्या बताने के बाद में जो GPT 4 है, GPT 4 ने उसी तरह से इलाज दिया, यानी कि ये करना चाहिए वो GPT 4 ने बताया। और वो जो सुझाव था ना वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के सुझाव से मेल खाता था। प्रोफेसर अनिल का खुद का कहना है कि GPT 4 का जो सुझाव जो दिया है उसने ना, वो सुनकर ऐसा लगा कि यार बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपर्ट्स बन चुका है और कहीं ना कहीं बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पर इसमें ऐड हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, GPT 4 ना किसी भी दवा का जो कंपाउंड होता है ना, जिस कंपाउंड से दवा बनती है, उस कंपाउंड की जानकारी भी दे सकता है। इस दवा को खाने के बाद शरीर पर क्या असर पड़ेगा, इसकी सारी जो डिटेलिंग्स हैं वो यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा सकता है। तो इसके बेसिस पर डॉक्टर्स का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना यहाँ पर यह है कि कई सारे जो वायरस हैं उसको लेकर जो गंभीर बीमारियां हैं ना उसका इलाज भी यहाँ पे खोजा जा सकता है। जैसे अभी H3N2 जो ये वायरल है, काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट बताया गया कि जैसे हम एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, एडिटोरियल बहुत लंबे लंबे आर्टिकल होते हैं, बहुत लंबे लंबे लेख होते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तो मैं कई सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत आसान करके समझा देता हूँ चीज़ों को, है ना, आपको समझ में आ जाता है। नहीं तो फिर पढ़ने बैठते हैं तो उसमें समय बहुत लगता है। अब वो समय मुझे लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि ठीक है। अब जैसे मैं ये हमारा न्यूज़पेपर जो 1 घंटे का वीडियो हम लोग कवर करते हैं ना, इसमें पूरा बैकग्राउंड डेटा है ना, हर चीज़ यहाँ पे लिंक कर रहे हैं सिलेबस से। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। तो अगर यहाँ पे आप इसके पीछे मेहनत लगाओगे, पीछे अगर आपको टाइम लगेगा तो कम से कम 3-4 घंटे आपको लग जाएंगे वो कवर करने में। लेकिन वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ रही है, वो मेहनत मैं कर रहा हूँ या जो और वीडियोज़ बना रहे हैं लोग, वो लोग कर रहे हैं। आपको केवल वीडियो मिल जाता है, आपको यहाँ पर 1 घंटे में वो काम खत्म करना है, क्योंकि आपको और भी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एग्जाम देना है तो इसके लिए पूरा समय यहाँ पर इसमें देने के लिए नहीं है, आपको और भी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। उसके लिए आप यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह देखते हो। तो कहोगे ये कहाँ पे आ गए, हम इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पर अभी क्या होता है, मैं आपको जो लेख है, जो एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, काम खत्म कर देता हूँ। अब होता यहाँ पर यह कि वो ज़रूरी भी है। आज का समय ऐसा ही है कि यहाँ पे हमारा जो न्यूज़पेपर वगैरह है, हमें ज़्यादा समय ना लगे, हम 50 मिनट या घंटे भर के अंदर पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लें, ये हम चाहिए हमें, क्योंकि हम समय बचा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कर सकता है चैट GPT 4 ना किसी भी आर्टिकल या रिसर्च पेपर को शॉर्ट में समझा सकता है। और ये देखकर खुद जो साइंटिस्ट है वो शॉक रह गए, वो दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा हुआ, बहुत सारी जो रिसर्च पेपर है वो यहाँ पर GPT 4 को दिखाई गई और उसके बेसिस पर GPT 4 ने बिल्कुल एक समरी प्रोवाइड करवा दी, छोटे से फॉर्म में यहाँ पर सारा का सारा डिटेलिंग प्रोवाइड करवा दी। यानी कि मान लो एक एडिटोरियल लिखा हुआ है जो कि कम से कम 2000-3000 वर्ड्स का है, उसको यहाँ पर GPT 4 ने क्या किया, 300 वर्ड में यहाँ पर निपटा दिया, लेकिन कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं, सारी चीज़ें कवर करवा दी। ये यहाँ पर टेक्निक इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बोला ये गया कि हमने ना रिसर्च करने के बाद में GPT 4 को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक समरी GPT 4 को हमने खुद से बना के दे दी और उसके बाद हमने उसके अंदर कुछ लाइनें बदल दी हैं। तो GPT 4 ने बता दिया कि यहाँ पर ये लाइनें करेक्ट हैं, वो इस लेख से नहीं मेल खाती हैं। तो ये सटीकनेस यहाँ पे आ चुकी है जब इसको हम लोग 3.5 से कंपेयर करते हैं तो। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जो जोक्स हैं वो सुनाकर आपको GPT हंसा सकता है। आप अकेले बैठे हो, आपके आसपास कोई बात करने वाला नहीं है, तो ऐसे समय में जो सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जोक्स हैं वो यहाँ पे बता सकता है। बट ऐसी चीज़ यहाँ पर GPT 3.5 में नहीं थी, है ना, वो इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी उसमें नहीं देखने को मिलती थी। और इसके अलावा अब बात करते हैं परीक्षा की, एग्जामिनेशन की। तो आपको पता है जो GPT 3.5 है वो अभी रिसेंटली UPSC के एग्ज़ाम में फेल भी हो गया था। बट GPT 4 की जब हम बात करते हैं तो GPT 4 में ना
कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि अलग अलग जो परीक्षाएं होती हैं उनके सवाल पूछे गए। तो 81% सवालों के सही जवाब दिए GPT-4 ने। जैसे यूएसए में ना क्या होता है, यूएसए आपको पता है कि अलग अलग स्टेट से मिलकर बना हुआ है, इसी वजह से हम उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो यूएसए के 41 राज्य यानी 41 स्टेट्स में ना कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसको यूनिफॉर्म बार एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लगभग 1600 प्रश्न थे। उस 1600 प्रश्न को GPT-4 से पूछा गया, तो उस 1600 प्रश्न में से कम 1300 प्रश्न के जवाब बिल्कुल सही दिए थे इसने, ये GPT-4 ने। जबकि GPT 3.5 ये नहीं दे पाया था प्रश्न, उसका जो एक्यूरेसी रेट है वो काफ़ी कम था, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और इतना ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि आपको अगर मुकदमा लड़ना होगा ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सवालों के सही जवाब देने के साथ ही साथ चैट GPT-4 क्या कर रहा है, अब कोर्ट की जो फाइलें हैं ना उसको निपटाने में भी यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे मुकदमा लड़ने का जो पूरा का पूरा डिफ़िकल्टी है, जो जटिल ये प्रोसेस देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हो कि जो चैट GPT-4 है ये क्या कर सकता है, ये सिंगल क्लिक में जो लॉ सूट वगैरह है वो भी फाइल कर सकता है। और इतना तो देखो इसके सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हाँ ये चीज़ें हैं, क्योंकि इससे हम लोग सही समझ सकते हैं, क्योंकि GPT 3.5 के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती थी। बट सवाल यह है कि सारे फ़ायदे, इसमें कोई नुकसान नहीं है। देखो हाँ, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मेजरली 3 लिमिटेशंस बताए जा रहे हैं, और वो 3 लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन है जो सवालों के जवाब देता है ना, उसमें कभी कभी कॉमन सेंस की कमी होती है। यानी कि जो भी जवाब आएंगे GPT-4 की साइड से उसमें कभी कभी सेंस बनेगा नहीं। दूसरा यहाँ पर जो लिमिटेशन है वो है सवालों के जवाब देते समय ये रेफरेंस नहीं पता था कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया गया है, ये एक दूसरा यहाँ पर कह सकते हो प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है जो इमोशनल सिचुएशन होती है, इमोशनल सिचुएशन को ये अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता, उसको एनालाइज करने में यहाँ पर ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, ये भी यहाँ पर बात बताई जा रही है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर GPT-4 क्या है वो आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझ में आ चुका होगा। कई सारे वीडियोस आने वाले समय पर आने वाले हैं रिगार्डिंग GPT-4, बट जो भी था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब ये अगर आपको यहाँ पे टेस्टिंग करनी है तो क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, गूगल पर जाओ, GPT टाइप कर दो, चैट GPT टाइप कर दो। अब जो GPT-4 वाला वर्जन आ जाए ना उसका लिंक पहले आ जाएगा ऊपर, आपको जाना है वहाँ पर रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद में वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप कोई भी सवाल पूछो उसका डायरेक्ट उत्तर आएगा। जैसे आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हो ना, बट प्रॉब्लम क्या है कि गूगल पर आपको सर्च करने के बाद में अलग अलग लिंक्स में जाकर चीज़ों को ढूंढना पड़ता है कि हाँ यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। बट ऐसा GPT के में अंदर नहीं है। GPT में डायरेक्टली आपको केवल अपना प्रश्न लिखना है, वो सीधा सीधा आंसर दे देगा, आपको कोई खोजने खाजने की आवश्यकता है ही नहीं, आप सीधा सीधा यहाँ पर आंसर को यूज़ कर सकते हो। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, सीधा सीधा यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो लिख दो, उसका आंसर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स बनाना है तो वो डिफिकल्ट वर्ड में देगा, सिंपल वर्ड बनाना है तो सिंपल लैंग्वेज में देगा, छोटा बड़ा जैसा बनाना है वो सब यहाँ पर काम कर देगा। मतलब जो ब्रेन की कैपेसिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई यहाँ पर नज़र आएगी, सिंपल सी बात है। और आने वाले समय पर जॉब्स वगैरह के लिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है, बट वो आने वाली सिचुएशन बताएगी। बट अभी के समय पर कहाँ पे पहुँच चुका है GPT-4, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे दोस्तों। अगला आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये कम इंपॉर्टेंट है। क्यों कम इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको समझाऊंगा। वैसे इस वाले आर्टिकल को आप GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से भी लिंक कर सकते हो, और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक पूछे गए हैं। क्या बात की जा रही है, क्रूड ऑयल की बात की जा रही है। क्रूड ऑयल क्या है, कच्चा तेल है। अब होता क्या है कि जो आज के समय पर आप अपने देश में पेट्रोल का यूज़ कर रहे हो, डीजल का यूज़ कर रहे हो, वो कैसे यूज़ कर पा रहे हो। हम लोग विदेश से क्या करते हैं, कच्चे तेल को परचेज़ करते हैं। जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते हैं ना, अरब कंट्रीज़ हो गई या नॉर्थ सी हो गया, नॉर्थ सी से काफ़ी सारा कच्चा तेल निकाला जाता है। तो वो जो कच्चा तेल है ना हम लोग अपने देश में मंगाते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसको रिफ़ाइन करने के बाद पेट्रोल बनाते हैं, फिर बाकी यहाँ पर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनता है ना। तो हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले लंबे समय से जो कच्चे तेल के दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए, हमने ये देखा है। जो रेट्स है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। होता यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो रेट चलता है ना वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। अब इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ से हम तेल को मंगा रहे हैं, कच्चा तेल मंगा रहे हैं, वहाँ पर अगर दाम कम है तो हमारे यहाँ पर भी सस्ता बिकेगा। बट वहाँ पर दाम अगर ज़्यादा है तो हमारी कंट्री में भी ऑब्वियस सी बात है उसकी जो इम्पोर्टिंग है वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। अब होता यहाँ पर यह है कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा महंगा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि बाहर यहाँ पे पैसा देना है, उसके बाद में सरकार यहाँ पर टैक्स लेती है। और आपको पता है कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल बनाया गया। जो आप पेट्रोल वगैरह लेते हो ना, इस पेट्रोल के ऊपर में होता यह है कि टैक्स बहुत सारा लगता है। हमारी केंद्र सरकार अलग टैक्स चार्ज करती है, राज्य सरकार अलग टैक्स चार्ज करती है।
इस वजह से अलग अलग राज्यों में आपको पता होगा पेट्रोल के जो दाम है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से यहाँ पर टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो इस चक्कर में ये इंटरनेशनल लेवल से जो हम लोग मंगाते हैं, फिर मंगाते हुए फिर उसके बाद में कस्टमर तक पहुँचते हुए इसके दाम में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, काफ़ी महंगा पड़ जाता है। बट होता यहाँ पर यह है कि इस आर्टिकल में समझाया गया कि साल 2022 ना कच्चे तेल के मामले में काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकला है। ख़राब क्यों निकला है? क्योंकि साल 2022 में फरवरी के महीने में रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो स्टार्ट हुआ। यूक्रेन के ऊपर रशिया ने कई तरीके से अटैक किया, पूरी तरह से इन्वेड किया, जिसके चक्कर में इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर में हम देख पा रहे थे कच्चे तेल के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। क्योंकि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन दोनों का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है इस कच्चे तेल के मामले में, क्योंकि रशिया भी काफ़ी सारा कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है। तो साल 2022 में हमने देखा कि हमारी कई सारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत बड़ा लॉस फेस किया है। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं ना, जैसे कि हमारे पास में इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये सारी जो कंपनीज़ हैं इनको बहुत बड़ा घाटा हो रहा है लंबे समय से। अब क्यों घाटा हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है। हो क्या रहा है ना, इंटरनेशनल लेवल पर अगर दाम बढ़ रहे हैं, बीच बीच में बहुत बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाते थे, लेकिन सरकार ने यहाँ पर, हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, वो दाम बढ़ने नहीं दिए। उन्होंने बोला कि देखो आप ना जिस रुपए में ले रहे थे, अब भले इंटरनेट, क्योंकि ये जो कंपनियाँ क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, बाहर से, इंटरनेशनल कंट्रीज से, बाहर से अलग अलग देशों से कच्चे तेल को परचेज़ करती हैं, उसको रिफाइन करने के बाद में हमारे देश में देती हैं। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर दाम एकदम से बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे बीच में, और एक समय था जो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, तो अब इन कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा दबाव आया कि इनको तेल और ज़्यादा महंगा करना पड़ेगा। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, इनसे बोला कि आपको पैसा वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप दे दो, लेकिन जो देश में आप तेल बेच रहे हो ना वो इसी रेट में बेचना, ज़्यादा इसको बढ़ाओ मत, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो लेकिन ज़्यादा मत इंक्रीज़ करना। ऐसा यहाँ पर इन कंपनी से बोल दिया गया। तो ये कंपनीज बोली हम तो घाटे में चले जाएंगे, करोड़ों का घाटा हो जाएगा। तो हाँ, ये तो पता है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये खरीद ज़्यादा में रहे हैं और उतने ही रेट में बेचना पड़ रहा है इनको, तो क्योंकि सरकार ने बोला इनसे, तो घाटा तो होगा ही। तो इस बेसिस पर क्या हुआ, केंद्र सरकार ने बोला कि हम आपको पैसा प्रोवाइड करवा देंगे, आपको जो भी लॉस हुआ है हम पूरा कर देंगे। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार सपोर्ट कर देगी इन कंपनीज़ को। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो तेल है वो उसी रेट में हम लोग दे देते हैं, और उसी रेट में यहाँ पर जो तेल है वो दिया गया। बीच बीच में काफ़ी प्राइसेस इंक्रीज़ भी हुए हैं, जब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हो रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर। तो वही बताया गया कि अभी तक यहाँ पे जो प्राइस है ना, अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे कंट्री में कम नहीं हो रहे। उसके पीछे का रीज़न है, इन कंपनीज़ को काफ़ी बड़ा लॉस भी हो चुका है, तो वो लॉस की रिकवरी चल रही है। अभी जो ये कंपनीज़ है ना, वो हर 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 11.1 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कमा रही है, ये लाभ हो रहा है इनको। और डीजल की अगर हम लोग बात करें, सॉरी, वो पेट्रोल के ऊपर प्रॉफिट नहीं था, अभी जो मैंने बताया 11 रुपये का प्रॉफिट वो बेसिकली डीजल के ऊपर है। हर लीटर डीजल के ऊपर में 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और हर लीटर पेट्रोल के ऊपर में 8 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि देखो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है इस समय पर, प्राइस कम नहीं हो रहा है, और अभी यहाँ पर कम होने की कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं ये काफ़ी बड़े लॉस में हैं। किसी को 18,000 करोड़ का लॉस है, किसी को यहाँ पर और ज़्यादा करोड़ का लॉस है, तो बेसिकली यहाँ पर इसको अभी पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इवन यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार ने अब की बार साल 2023 के साल में जनवरी के मंथ में ना क्या किया, हमारी केंद्र सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन भी दिया है इन कंपनीज़ को। जो ये कंपनीज़ है ना ऑयल वाली, इनको यहाँ पर कंपनसेशन दिया गया, मुआवजा दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा घाटा फेस किया। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब इस आर्टिकल में कई सारे रेट बताए जा रहे हैं, भाई इतने बैरल पर रेट चल रहा है, इतने बैरल रुपए चल रहा है, तो इसके बेसिस पर इंडिया में कितना बिक रहा है, तो वो सब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बट जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर समझना था, वो आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिरकार जो ये क्रूड ऑयल होता है ना, जो कच्चा तेल हम लोग मंगाते हैं, आपको पता है कौन सा कच्चा तेल मंगाते हैं? हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल मंगाते हैं। अब कच्चा तेल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल और एक होता है WTI। दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी है। WTI को हम लोग बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अब दोनों तेल का ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से निकाला जाता है, इसको समझते हैं। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है ना, जिसको भारत मंगाता है, और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल को निकाला जाता है नॉर्थ सी से। जो नॉर्थ सी है ना ऊपर, खासकर नॉर्वे के पास में, तो वहीं से इस ब्रेंट क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। अगर आप नॉर्थ सी को मैप में देखना चाहो तो इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर यह है यूके, इधर है डेनमार्क, ये रहा नॉर्वे, इधर यहाँ पर शेटलैंड आइलैंड्स, इसके बीच में इस वाले पर्टिकुलर रीजन से काफ़ी सारा कच्चा तेल निकाला जाता है। तो आपको समझ में आ गया ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में। दूसरा जो प्रकार का तेल होता है वो है WTI, यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अब जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वाला जो तेल होता है ना,
ये नाम से पता चल रहा है ये यूएसए से आता है। यूएसए में यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर टेक्सास वर्ड आ रहा है। तो यूएस के अंदर में अलग अलग राज्यों में ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे टेक्सास में है, लुइसियाना में है, नॉर्थ डकोटा में है। तो यहाँ से जगह पर ये वाला जो तेल है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इस वाले तेल को यहाँ पर उगाया जाता है, मतलब इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के तेल होते हैं कहने का मतलब है, एक है ब्रेंट क्रूड और एक है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। जो ब्रेंट वाला कच्चा तेल होता है ये नॉर्थ सी से ओरिजिन होता है, और WTI कहाँ से ओरिजिन होता है? ये यूएसए की ऑयल फील्ड्स में यहाँ पर इसको बनाया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दोनों के बीच में कोई फ़र्क है क्या? हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। लाइटनेस और स्वीटनेस का फ़र्क है। देखो, दोनों ही तेल हैं, दोनों ही थोड़े हल्के हैं, बट जो ब्रेंट वाला है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हो, इसका जो डेंसर सिचुएशन है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो ब्रेंट वाला तेल है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जबकि अमेरिका वाला जो WTI वाला तेल है वो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का होता है। ठीक है, और जो सल्फ़र कंटेंट है, क्योंकि इस तेल के अंदर में सल्फ़र कंटेंट भी होता है, सल्फ़र पाया जाता है ना, तो आप देखोगे WTI यानी कि अमेरिका वाले तेल की साइड में जो सल्फ़र कंटेंट है वो थोड़ा सा कम होता है, 0.2% के आसपास, 24% के आसपास। बट ब्रेंट के अंदर में लगभग 0.37% के आसपास सल्फ़र कंटेंट होता है। तो सल्फ़र कंटेंट कौन से वाले तेल में ज़्यादा होता है? ब्रेंट वाले में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इनके प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? क्योंकि जो तेल है इनके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। तो प्राइसेस डिसाइड करने के लिए जो ब्रेंट वाला कच्चा तेल होता है ना, इसके प्राइस डिसाइड करती है ओपेक कंट्रीज़, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, जो सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कर रही हैं, है ना, उनका ये पूरा ग्रुप है। ओपेक, ओपेक प्लस के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कंट्रीज़ इस प्राइस को डिसाइड करती हैं, जबकि WTI के जो प्राइसेस है वो अमेरिका अपनी खुद की जो पॉलिसीज़ है उनके बेसिस पर डिसीजन लेता है। ठीक है, और इंडिया कौन सा तेल इंपोर्ट करता है? तो इंडिया सबसे ज़्यादा ओपेक कंट्रीज़ वाला तेल यानी कि ब्रेंट वाले को ही इंपोर्ट करता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको मैं रीज़न समझाऊंगा आगे। अब बात यहाँ पर यह है ना, रीज़न चलो यहीं पे समझ लेते हैं हाथों हाथ। ये जो तेल है ना, ये जहाँ से निकल रहा है ये बहुत बड़ा कारण है। कहोगे ये कैसे कारण है? देखो समझो, अभी जो मैंने आपको बताया था ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है नॉर्थ सी से और समुद्र के बीचों बीच से। अब सपोज़ यहाँ पे अगर किसी देश से सामान यहाँ पर दूसरे देश में भेजना होता है तो समुद्र के माध्यम से भेज रहे हैं। अब क्या होता है ना कि समुद्र के अंदर से आपने क्या किया, उस कच्चे तेल को निकाला और अपने बंदरगाह तक पहुँचाया और वहाँ पर जहाज़ में लोड करके जिस देश में भेजना है उस देश में भेज दिया। सिंपल है। तो ये तरीका थोड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा WTI वाला होता है ना, अमेरिका वाला तेल जो है, ये कहीं समुद्र पे नहीं पाया जा रहा है, ये लैंडलॉक एरियाज़ में पाया जा रहा है। यानी जो चारों तरफ से कोई समुद्र का हिस्सा है ही नहीं, लैंडलॉक एरियाज़ हैं। तो पहली बात वहाँ से निकालोगे आप, उस तेल को पहुँचाओगे बंदरगाह तक, शिप में लोडिंग करना, फिर उसके बाद में यहाँ पे कह सकते हो शिप से दूसरे कंट्री में भेजना। तो WTI को लाने में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, जो कॉस्ट वगैरह है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शिपिंग चार्जेस वगैरह थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि ब्रेंट वाले में ऐसा होता नहीं है, और ब्रेंट वाले में लोडिंग वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। बट WTI में आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता ही है, उसके बाद में लोडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लोग ब्रेंट वाले का ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। क्लियर हो गया? अब इतना सब चीज़ें क्यों बताई गई हैं? आप लोग सोच रहे होंगे यार ये फालतू की चीज़ें हैं, इसमें क्यों हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। UPSC पहले सवाल पूछ चुका है, इसी वजह से आपको ये समझाया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, UPSC ने साल 2008 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? क्योंकि देखो, जब भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर तेल की बात करते हैं, कच्चे तेल की बात करते हैं ना, तो हम लीटर वगैरह में बात नहीं करते, हम बैरल में बात करते हैं कि एक बैरल का रेट क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर रेट डिसीजन चलता है। तो सवाल ये था, हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि जो एक बैरल तेल है ना वो कितना होता है, कितने लीटर्स में होता है, आपको बताना है। एक बैरल में कितने लीटर होता है? सिंपल सवाल है, ये आपसे पूछा गया। 131 लीटर, 159, 257 या 321? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक बैरल में 159 लीटर्स होता है। ठीक है, उसके बाद में एक और सवाल पूछा गया, UPSC ने 2011 में सवाल पूछा था, और ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप खुद से भी एक बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। अभी आपने ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI के बारे में डिटेल से पढ़ा, तो यहाँ पे ना इस वाले प्रश्न में ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में पूछा गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल को लेकर आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ब्रेंट क्रूड ऑयल बेसिकली एक कच्चा तेल है। दूसरा स्टेटमेंट, ये नॉर्थ सी से लाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें सल्फ़र होता ही नहीं है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ये एक सवाल, सिंपल सवाल हो गया, नहीं हो गया? तो अगर आपने पढ़ा होता तो आप आराम से यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरा वाला गलत है। अब यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ना, देखो पहला स्टेटमेंट तो सिंपल सा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है? ये कच्चा तेल ही तो है, कच्चे तेल की तो क्लासिफिकेशन है ब्रेंट क्रूड ऑयल WTI।
तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट नॉर्थ सी से निकाला जाता है। अभी नॉर्थ सी मैंने आपको दिखाया था, है ना, नॉर्वे के पास में, वहाँ से यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इसके अंदर कोई सल्फर नहीं होता, ये तो गलत है। और मैंने आपको बताया था इवन जो इसमें सल्फर है ना वो WTI वाले से भी ज़्यादा होता है, सल्फर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ही होता है इसके अंदर में। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे आपको 11,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स मिलेंगे। आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ भी सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को मैंने अभी बोला था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? यहाँ पे बोला जा रहा है जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, ये अभी आज इंडिया विजिट करेंगे और काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। G7, G20, इंडो पैसिफिक टाइज, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो कहोगे आर्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कैसे कर रहे हो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके अंदर। ये आज आएंगे इंडिया, डिस्कशन किया जाएगा, क्या क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे ये एक अनुमान लगाया जा रहा है इस आर्टिकल में। उस अनुमान से काम नहीं चलेगा, आपको टाइम बचाना है, आपको इसमें टाइम है नहीं। तो करना क्या है, कल पढ़ना है इस आर्टिकल को। आज आएंगे इंडिया, कल डिस्कशन होगा, आज डिस्कशन होगा। जब डिस्कशन हो जाएगा, जो जो डील्स हो जाएंगी, हाँ किस टॉपिक के ऊपर इन्होंने बैठकर चर्चा की है, उसके बाद जब आर्टिकल पब्लिश होगा तो वो पढ़ने लायक होता है। मीटिंग से पहले कोई भी आर्टिकल मत पढ़ा करो कि हाँ ये आने वाले हैं, ये मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के बाद उस आर्टिकल को पढ़ो, क्योंकि वो आर्टिकल वापस फिर से आएगा जब ये मीटिंग हो जाएगी। तो 100% आर्टिकल आते हैं वो वाले, ठीक है। तो इस वजह से अभी पहले मत डिस्कस किया करो। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो आर्टिकल है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी UPSC पहले एक सवाल पूछ चुका है। वो सवाल कैसा था मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे समझो। तो केरला के अंदर में एक स्टडी की गई है और उस स्टडी में पाया गया कि केरला का जो कोस्टल एरियाज़ है ना, जो वहाँ पर रेता होता है, वो जो रेता की खुदाई होती है, सैंड माइनिंग वगैरह की जाती है, तो उस रेते में ना रेडिएशन प्रेजेंट है। अब वो रेडिएशन लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उससे कोई रिस्क नहीं है ह्यूमन बीइंग को, ये एक अच्छी बात है। इसको लेकर यहाँ पर स्टडी पब्लिश की गई है। तो केरला के कई सारे हिस्सों में रेडिएशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़े मात्रा में पाया गया है। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज में, खासकर वहाँ की चट्टानें, रेत, पहाड़, यहाँ पे रेडिएशन लेवल थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर पाया जाता है ना, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लेवल में एमिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब रेडिएशन का रिजल्ट तो वैसा ये होता है कि वो एक इंसान के लिए हानिकारक होता है, वो एनवायरमेंट के लिए भी हानिकारक है, एक इंसान के लिए भी हानिकारक है। अब रेडिएशन में गामा रेज भी निकलती हैं, काफ़ी सारी अलग अलग रेडिएशंस निकलती हैं। अब गामा रेज बेसिकली यहाँ पर कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं, है ना। एक पर्टिकुलर इंसान के लिए गामा रेज खतरनाक नहीं होती हैं जब तक वो बहुत बड़े लेवल पर एक इंसान को हिट नहीं करती हैं। एक बड़े लेवल पर कह सकते हो कि अगर वो गामा रेज के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके लिए नुकसानदायक है। वो तो हर चीज़ के लिए, कोई भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो नुकसानदायक है ही, ठीक है। तो वो यहाँ पर बोला गया। अब इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता, मतलब कितने एक्सपोजर में आएंगे, कितना रेडिएशन उनके ऊपर पड़ेगा तो कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एक बॉडी है ना, स्पेशल बॉडी, जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिफाइन किया है। इन्होंने बोला है कि मान लो किसी रीजन से ना, कहीं पर बेसिकली यहाँ पर सैंड माइनिंग चल रही हो, रेत की खुदाई चल रही हो, तो वहाँ पर क्या होगा, काफ़ी सारा जब रेडिएशन रिलीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर जब रेडिएशन प्रेजेंट है तो रेडिएशन रिलीज़ भी होगा। तो जो पब्लिक एक्सपोजर है, यानी कि लोगों को कितना रेडिएशन में होना चाहिए, तो वो बेसिकली बोला जा रहा है 1 मिली सीवर्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर साल 1 मिली सीवर्ट से ज़्यादा वो पब्लिक एक्सपोजर नहीं होना चाहिए रेडिएशन के मामले में। रेडिएशन पब्लिक के अंदर में इतना ज़्यादा, इससे बड़े लेवल पर नहीं होना चाहिए। और मान लो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर में काम करते हैं, अलग अलग पावर प्लांट्स में काम करते हैं और वहाँ पर रेडिएशन ही रेडिएशन है। तो उनके लिए भी यहाँ पर बोला गया है कि हर साल 30 मिली सीवर्ट से ज़्यादा रेडिएशन उनके लिए भी नहीं होना चाहिए। अगर 30 मिली सीवर्ट से ज़्यादा रेडिएशन में वो रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो घातक साबित होगा। अब ये बोला गया कि अब इस रेडिएशन के लेवल को 1986 से 2023 को कंपेयर करोगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। 1986 में रेडिएशन का लेवल बहुत ज़्यादा कम था इंडिया के अंदर में, बहुत कम था, बट अभी के समय पर रेडिएशन लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। इवन केरला में यहाँ पर अगर हम लोग बोलें स्पेशली, तो केरला में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े लेवल पर रेडिएशन लेवल है। जैसे 1986 में ना, वहाँ पर केरला के खासकर जो जगह है जिसका नाम है चावरा, वहाँ पे आप देख पाओगे तो 3002 नैनो ग्रे पर आवर के हिसाब से जो रेडिएशन लेवल है वो यहाँ पर देखने को मिला करता था। नैनो ग्रे पर ईयर के हिसाब से वो रेडिएशन लेवल वहाँ पर देखने को मिला करता था।
लेकिन जो प्रेजेंट स्टडी आई है उसने ये बताया कि ये रेडिएशन लेवल 3000 से बढ़कर 9562 के आसपास हो चुका है। 9562 नैनो ग्रेव पर आवर हो चुका है। तो ये रेडिएशन लेवल डेफिनेटली केरला के अंदर में इंक्रीज़ हुआ है। अब इसको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है कितना मिलीग्रे बढ़ा, कितना मिलीग्रे कम हुआ, ये सब ध्यान में रखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। लेकिन स्टडी ने यह बताया कि भले ही रेडिएशन लेवल ज़्यादा हो गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है, कोई भी यहाँ पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा नहीं है। गामा रेडिएशन जो है इंडिया के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, अभी और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बट इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है इंसान के ऊपर में। एक अच्छी बात है जो कि यहाँ पर केरला में देखने को मिली है। सवाल यहाँ पर यह है कि रेडिएशन निकल कहाँ से रहा है। तो स्टडी ने यह बताया कि जो हायर रेडिएशन लेवल जो खासकर कोलम में देखने को मिल रहे हैं ना, वो वहाँ पे मोनाजाइट सैंड की वजह से देखने को मिल रहे हैं। मोनाजाइट सैंड यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर उस पर्टिकुलर रेत में ना ये मोनाजाइट प्रेजेंट है, और मोनाजाइट के अंदर थोरियम बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है बेसिकली थोरियम का इस्तेमाल तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर भी करते हैं। तो इनके अंदर रेडिएशन ना बहुत ज़्यादा है, यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सोर्स है रेडिएशन को रिलीज़ करने का। तो क्या ये पूरे भारत में नहीं है, केवल केरला में ही आपको ये देखने को मिल जाता है। ये एक स्पेशल जगह है। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स प्रोवाइड करवाता हूँ। सवाल यह है कि ये देखो, यूपीएससी ने साल 2022 में ये प्रश्न पूछा था, ज़्यादा कोई पुराना प्रश्न है ही नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। सवाल क्या था कि विद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। पहला, मोनेजाइट। मोनेजाइट बेसिकली क्या है, एक रेयर अर्थ का ही सोर्स है। दूसरा स्टेटमेंट, मोनेजाइट के अंदर थोरियम होता है। ये तो अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ सेकंड पहले, कि हाँ थोरियम होता है। हाँ बिल्कुल, थोरियम इसके अंदर होता ही है। तीसरा स्टेटमेंट, मोनेजाइट जो है ना, ये पूरे भारत का जो कोस्टल सिस्टम है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पे नेचुरली पाया जाता है। ऐसा है ही नहीं, पूरे भारत में नहीं पाया जाता, केवल केरला के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पाया जाता है। चौथा स्टेटमेंट, इंडिया के अंदर में जो सरकारी बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वही केवल मोनेजाइट को प्रोसेस करती हैं और एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं। हाँ, ये भी यहाँ पर सही है। तो वैसे यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बेसिस पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 एंड 4 ओनली। क्या है, 1, 2 एंड 4 ओनली, यानी कि सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसके अंदर थोरियम भी होता है, प्लस यहाँ पे जो हमारे रेयर अर्थ होते हैं ना, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये आइटम्स, उसी का बेसिकली यहाँ पर एक सोर्स है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और फोर्थ वाला भी सही है, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, उसको पढ़ने के लिए आप थोड़ा डिटेल्स पढ़ सकते हो, क्योंकि मोनाजाइट बेसिकली एक एटॉमिक मिनरल है जो कि यहाँ पर नेचुरली पाया तो जाता है, बट केवल और केवल भारत के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पाया जाता है, तिरुनेलवेली, उसके बाद में तूतुकुड़ी, देन कन्याकुमारी। इन 3 जगह पर पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हो जाता है रॉन्ग। बाकी मोनोजाइट को लेकर हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। मोनोजाइट कहाँ पर पाया जा रहा है, तो जो हमारा बीच पर जो बीच होती है वहाँ पर जो मिनरल सैंड है, वहीं पर उसी रेत के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो ये देखने को मिल जाता है। और उसके अंदर में और भी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मोनोजाइट की पहचान कैसे होती है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और एक रेयर अर्थ मेटल है। रेयर अर्थ मेटल मतलब जो बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जैसे हम, क्योंकि इसके अंदर थोरियम वगैरह प्रेजेंट है, तो इसका हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इसी रेडिएशन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसी यहाँ पर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव एटॉमिक मिनरल है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोरियम बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका पोटेंशियल जो है ये यूज़ किया जा सकता है हमारे न्यूक्लियर पावर सिस्टम में, और वहाँ से हम लोग बिजली को बना सकते हैं, एनर्जी को बनाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको यहाँ पर एक क्लियर हो रहा होगा। तो पूरे सभी जगह पर ये प्रेजेंट नहीं है, केवल कुछ ही जगह पर प्रेजेंट है, और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है वो मैंने आपको बता दिया। देखो, ये जो डेटा है थोड़ा सा पुराना था, बट लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो मोनेजाइट सैंड और भी कई सारे एरियाज़ में पाई जाती हैं इंडिया में, और भी कई सारे स्टेट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हमारे एंटायर कोस्टल सिस्टम पर देखने को नहीं मिलता है। दैट इज़ वाई हमारा ऑप्शन नंबर जो वो था वो इनकरेक्ट था, थर्ड वाला। नाउ दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो हमारे पास में 3-4 इश्यूज़ हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। द हिंदू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर इश्यूज़ हैं, उसको पहले हम कवर करेंगे। जैसे आज का ना एक बेस्ट आर्टिकल है, उस आर्टिकल को मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये ना यहाँ पर जो राइटर हैं वो बात करते हैं फेक न्यूज़ के बारे में, कि देखो फेक न्यूज़ जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, और तमिलनाडु के रेफरेंस में बहुत ज़्यादा वायरल हुई है फेक न्यूज़। तो उस फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम क्या है, प्लस उस फेक न्यूज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे राइटर ने समझाए हैं।
बहुत डिटेल समझाएं तो इस आर्टिकल के जो रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको कवर करवाऊंगा, यानी केवल और केवल काम की बातें मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ और बाकी कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो क्या था मामला और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर देखना है, नीचे की साइड में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो भी यहाँ पे राइटर बोलना चाहते हैं। तो फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, इस एडिटोरियल को इन्होंने लिखा क्यों है। इन्होंने बोला है कि देखो ये जो इंटरनेट का युग चल रहा है ना, इसमें फेक न्यूज़ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक फेक न्यूज़ फैलती है ना तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर देती है, और ऐसा ही हुआ है रिसेंटली। हाल ही में एक फेक वीडियो यहाँ पर स्प्रेड हुई है काफ़ी तेज़ी से, और वो जो फेक वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा फैली है। उस फेक वीडियो में क्या था कि तमिलनाडु से एक माइग्रेंट वर्कर हैं जिनको यहाँ पर मारकर भगा दिया गया है। एक माइग्रेंट वर्कर है तमिलनाडु के अंदर में जिनके ऊपर अटैक किया जा रहा है ना। तो वो यहाँ पर बताया गया। उसको लेकर जो एक फेक वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। इसको लेकर क्या हो रहा है, जो सिचुएशन चल रही है ना, ऑब्वियस ही बात है काफ़ी चिंताजनक है। तमिलनाडु की सरकार बोलती है कि देखो ये सब कुछ फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, किसी भी माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया गया है। और जो भी इस प्रकार की न्यूज़ को फैला रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्री की जो इंटीग्रिटी है उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। साल 2020 की बात यहाँ पे राइटर बोलता है कि साल 2020 में आप सिचुएशन समझो फेक न्यूज़ को लेकर। जो फेक न्यूज़ के लेकर ना जो केसेस यहाँ पे फाइल किए गए थे, उन केसेस की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। क्योंकि फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, र्यूमर्स को लेकर जो भी केसेस दर्ज करवाए जाते हैं वो आईपीसी के सेक्शन 505 के तहत दर्ज करवाए जाते हैं। तो इस सेक्शन के तहत अगर हम लोग बात करें तो जो केसेस है वो 214% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप इमेजिन करो कि साल 2020 में कितने सारे फेक न्यूज़ निकल कर आए होंगे। 214% से ज़्यादा केसेस यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नजर आए फेक न्यूज़ के। और ऐसा कोई फालतू की रिपोर्ट नहीं बता रही है, ये खुद ऑफिशियल एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। फिर उसके बाद में राइटर ने समझाया कि देखो ये सारी सिचुएशन देखते हुए कि हाँ फेक न्यूज़ का मामला काफ़ी बढ़ चुका है, हमें ज़रूरत है स्ट्रॉन्गर लॉस की। बहुत ज़्यादा मजबूत कानून चाहिए जो कि इंडिया में फ़ेक न्यूज़ को टैकल कर सकें। और हम लोग को यहाँ पर फैक्ट चेकिंग रूटीन भी चाहिए होगा, यानी जो न्यूज़ आर्टिकल आ रहे हैं उसको पूरी तरह से चेक किया जाए, फैक्ट चेक किया जाए। अगर फेक है तो फेक का ठप्पा उसके ऊपर तुरंत लगा दिया जाए। इससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई नजर आएगी। अब सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कवर किया है कि इंडिया के अंदर जो ये फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम है इसको हम टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों यहाँ पर इस प्रॉब्लम से लड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। उसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। नंबर 1 रीज़न है लो डिजिटल लिटरेसी, और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और बहुत सही रीज़न है। इंडिया के अंदर में जो डिजिटल लिटरेसी वो बहुत कम है, यानी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना उसकी नॉलेज भारत में इतनी ज़्यादा है नहीं, और इसके चक्कर में फेक न्यूज़ फैलाना काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों के पास में देखो मोबाइल फ़ोन तो है, अब वो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, काफ़ी सारी खबर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके पास में ये स्किल नहीं है कि वो उस खबर को वेरीफाई कर सके कि वो खबर ऑथेंटिक है या नहीं, यानी वो वाकई में सच्चाई है या नहीं। आजकल आपको पता है सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और इवन मैं आपको बताऊं तो मेरे पापा भी यहाँ पर जब काफ़ी सारे न्यूज़ यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल ऐसे पढ़ लेते हैं जो वाकई में फेक होते हैं, है ना। तो वो मुझे पूछते भी हैं कि ऐसा ही है क्या, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता रहता है, और आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जब से यहाँ पे लोगों को मोबाइल फ़ोन्स में आए, हाथों में मोबाइल फ़ोन आया है, वो यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ स्क्रॉल करते रहता है और काफ़ी सारे खबरें पढ़ते रहते हैं। इवन यहाँ पे चलो हम तो न्यूज़ की बात कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर भी कई बार जो वीडियोज़ है ना वो बहुत ज़्यादा फेक वीडियोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उन फेक वीडियोज़ को भी यहाँ पर ये कंज्यूम करते रहता है। मतलब लोगों के पास में कह सकते हो कि इसको लेकर स्किल्स ज़्यादा नहीं है कि वो उसको वेरीफाई कर सके कि वो खबर ना ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि वो किसी भी सोर्स से पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से ऑथेंटिक सोर्स लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलायबल सोर्स लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पर द हिंदू पढ़ एंड एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, ये एक रिलायबल सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है जो कि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। इवन यहाँ पर इंडिया की जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट थी 2022 वाली, इस रिपोर्ट में डिजिटल डिवाइड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। बोला ये गया कि कुछ पॉपुलेशन तो ऐसी जिसके पास में कोई डिजिटल डिवाइस है ही नहीं, उनके पास में कोई डिजिटल सर्विस भी नहीं है, तो उनके पास में कोई भी खबर फैला दी जाए तो वो किसी चीज़ को चेक वेक नहीं कर पाते हैं और वही चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं। ज़्यादातर गांव वाले एरिया में यही होता है, कोई भी खबर फैलती है तो फेक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई चली जाती है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से फेक न्यूज़ का मामला हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं वो है पॉलिटिकल यूज़। अब फेक न्यूज़ अक्सर आप देखोगे ना पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है इंडिया के अंदर पर, तो स्पेशली यहाँ पर पॉलिटिकल पर्पस के लिए इलेक्शंस वगैरह में आप देखोगे तो काफ़ी सारी जो फेक न्यूज़ है वो यहाँ पर चलाई जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ उन फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करती हैं,
ताकि लोगों के जो ओपिनियन है उसको यहाँ पर बदला जा सके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इस चक्कर में भी हम लोग फेक न्यूज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है लिमिटेड फैक्ट चेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो होता यहाँ पर यह है कि बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं अलग अलग देशों में जो कि वहाँ के न्यूज़ को वेरीफाई करते हैं कि वो फेक न्यूज़ है या ऑथेंटिक न्यूज़ है। इंडिया के अंदर भी बॉडी है जिसका नाम है पीआईबी फैक्ट चेक। आपने ट्विटर अगर यूज़ किया है तो आप देखते होंगे पीआईबी फैक्ट चेक नाम का पूरा एक पर्टिकुलर अकाउंट है। वो काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश करता रहता है, जो फेक है वो यहाँ पर छाप देता है कि भाई ये फेक है। ऐसा कुछ यहाँ पर सरकार ने जारी किया ही नहीं है। बट इंडिया में ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है, ज़्यादा बड़े लेवल पर है नहीं। ठीक है, और इवन यहाँ पर अगर पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है भी हमारे पास में तो वो भी सही से काम नहीं कर पा रही है। वो छोटा सा यूनिट है और उसको भी सही से पैसा नहीं मिल पाता, तो वो सही से काम नहीं कर पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके चक्कर में हम फेक न्यूज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। फिर बात आती है लैक ऑफ पेनल्टीज़ की। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक इंसान अगर फेक न्यूज़ फैलाता है ना, तो उसको यहाँ पर प्रॉपर सज़ा दे देना, उसके ऊपर हाई पेनल्टीज़ को चार्ज करना, ये चीज़ यहाँ पे मायने रखती हैं। बट इंडिया के अंदर में कोई भी स्ट्रिक्ट यानी कि जो सख्त पेनल्टीज़ है वो यहाँ पर नज़र आते ही नहीं है। इस चक्कर में जो फेक न्यूज़ उसको एक बढ़ावा मिल जाता है, लोगों को यहाँ पे अगेंस्ट में कोई प्रॉपर एक्शन होता ही नहीं है, तो इस चक्कर में वो फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं और ऐसा अक्सर होता रहता है। फिर तो ये थे यहाँ पर सारे के सारे चैलेंजेस जिस चक्कर में हम फेक न्यूज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। अब राइटर ने समझाया कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर मामले के रिगार्डिंग। देखो भारत सरकार ने पहले कई सारे कदम उठाए फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए, पहले हम उन कदमों को समझते हैं। फिर राइटर ने ये भी बोला कि हम आगे क्या कर सकते हैं फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए। पहले ये समझो हम अभी क्या समय पर क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग लेकर आए, जिसमें से IT रूल 2021 वाला आपको याद होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये जो IT रूल 2021 का है ना, इसका मेन काम है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बोला जाए कि आपके अकाउंट पर अगर कोई भी फेक न्यूज़ जो आती है ना, वो आपको यहाँ पे रिमूव करनी होगी। अगर वो फेक न्यूज़ है तो उसको फटाफट रिमूव कर दो। तो इस प्रकार का यहाँ पर IT रूल 2021 देखने को मिलेगा। तो बेसिकली 2021 के जो ये रूल लेकर आए गए थे, इसका मकसद था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टैकल करना। फिर उसके बाद में IT एक्ट 2008 वाला देखने को मिलेगा। इस IT एक्ट 2008 का सेक्शन 66D को जब आप लोग देखते हो ना, तो ये भी क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन से संबंधित ऑफेंसेस होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि ये एक्ट डायरेक्टली उन लोगों को सज़ा देने का काम करता है जो फेक न्यूज़ फैलाने योग्य होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से यानी डिजिटलाइज माध्यम से फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर एक्शन लिया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से। फिर उसके बाद में हमारे पास में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है 2005 का। उसके बाद में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 का। ये सारे एक्ट क्या काम करते हैं, फेक न्यूज़ को फैलाने से रोकने का काम करते हैं। कोई र्यूमर्स फैल रहा है जिसके चक्कर में लोगों में यहाँ पर एक कह सकते हो कि हड़दम सा मच चुका है, लोगों में भगदड़ मच चुकी है कि भाई यहाँ पर कोई डिज़ास्टर आ रहा है या ये आ रहा है या ये आने वाला है, तो उन चीज़ों को रोकने का काम करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। फिर उसके बाद में हमारे पास में इंडियन पीनल कोड भी है 1860 का। IPC के कई सारे सेक्शंस हैं जो कि फेक न्यूज़ को टैकल करने का काम करते हैं। ये IPC पूरा का पूरा क्या करेगा, फेक न्यूज़ को टैकल करने का काम करे। कई बार ऐसी कह सकते हो अफवाहें होती हैं ना, जिससे कंट्री में काफ़ी बार दंगे हो जाते हैं या फिर किसी को डिफेम कर दिया जाता है ना। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास में IPC है 1860 का। ठीक है, तो ये सारे के सारे कह सकते हो इनिशिएटिव्स हैं जो कि फेक न्यूज़ को टैकल करने में मदद करते हैं। बट पता है प्रश्न यह है कि हमारे पास में लॉज होने के बावजूद भी हम लोग फेक न्यूज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। रीज़न है कि हम इन लॉज को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सही से लागू नहीं करते हैं। हमारे पास में हर चीज़ को लेकर कानून है, बट दिक्कत यहाँ पर यही है कि उसको लागू नहीं किया जाता है प्रॉपरली, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमारे राइटर उन्होंने कुछ सजेशन दिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले करना होगा प्रमोट मीडिया लिटरेसी, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादातर लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। एजुकेशन, अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको फेक न्यूज़ से लड़ना है तो आपको एजुकेट होना थोड़ा ज़रूरी है, आपको जागरूक होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने सोर्स को वेरीफाई कहाँ से करूँ। जो PIB फैक्ट चेक है वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ों को मैं देखूँ। अब लोगों को नॉलेज है तो वो चेक कर सकते हैं कि उनकी जो न्यूज़ है वो सही है या गलत है। अलग अलग सोर्सेज चेक कर सकते हैं, हाँ भाई कवरेज काफ़ी ज़्यादा है इसका, हाँ बिल्कुल सही न्यूज़ होगी है ना। तो ये पता करने के लिए रिलायबल या अनरिलायबल ये न्यूज़ है, इसको लेकर ना काफ़ी सारी जो एजुकेशन है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो जाती है, ये बोला गया।
तो पहली बात तो यहाँ पे लोगों को एजुकेट और अवेयरनेस फैलाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है वो है लॉज को और ज़्यादा मजबूत करना। दोस्तों मेरा साउंड ना काफ़ी थोड़ा सा आज बुरा सा लग रहा होगा, उसके पीछे का रीज़न है पता नहीं, रातों रात में ना गला सा ख़राब हो गया है इस चक्कर में, तो माफ़ी चाहूँगा अगर साउंड थोड़ा फट सा रहा है या फिर आवाज़ थोड़ी सी बेकार से आ रही है तो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि लॉज को मजबूत करना थोड़ा ज़रूरी है। इंडिया के पास में जो भी लॉज हैं फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए ना, उसमें प्रॉब्लम यही कि हम उसको प्रॉपर लागू नहीं कर पाते मजबूती से, जिस मजबूती से लाएं उसको लागू नहीं कर पाते। तो हमें अरे जितने भी लॉज हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी सारे कानून कई साल पुराने हैं और एज इट इज़ चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि समय तेज़ी से बढ़ रहा है और चीज़ें बदलती जा रही हैं। और आपको पता है डिजिटाइजेशन का जिस प्रकार से युग चल रहा है ना, रोज़ाना के बेसिस पर चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। बट यहाँ पे जो लॉज है वो काफ़ी पुराना है, उनको अपडेट करने की आवश्यकता है, टाइम टू टाइम अपडेट करो और इसके अंदर नए नए प्रोविजंस लेकर आते रहो। दूसरा यहाँ पे मेंशन किया गया एक और काम करो, जो जर्नलिज्म है ना इसको यहाँ पर थोड़ा एंकरेज किया जाए। जो जर्नलिज्म है इनको ज़रूरत है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर अपनाएं। एथिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि जो काम सही है बेसिकली उसको यहाँ पर एक उसका पालन करें, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। जो चीज़ सही है उसको यहाँ पर ये दिखाएं मीडिया वाले, तो ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें मैटर करेंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्नलिज्म को एंकरेज कर सकते हैं, इनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हैं। या फिर सोशल मीडिया कंपनीज़ जो है ना उसको भी हम लोग थोड़ा सा एंकरेज कर सकते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज़ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा और जितने भी फेक न्यूज़ होंगी उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके फटाफट अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। ये सोशल मीडिया कंपनीज़ के लिए थोड़ा आसान होता है, बट लोगों को लगता भारी है, बट सोशल मीडिया कंपनीज़ अगर चाहें तो ये काम कर सकती हैं, है ना। आइडेंटिफाई करके फेक न्यूज़ को उनको हटा सकती हैं। इससे क्या होगा, फेक न्यूज़ को हम कम से कम कर सकेंगे। उसके बाद में राइटर ने बोला है कि एक काम और कर सकते हो, ये एक अच्छा सजेशन है कि आपको फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ानी होगी। जैसे आपके पास में अभी पीआईबी फैक्ट चेक है ना, ऐसी और भी अलग अलग बॉडीज़ बना दो जिसका काम ये होगा वो न्यूज़ को चेक कर सके वो न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। अब वो ऑथेंटिक है न्यूज़, तो इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा मार्केट में न्यूज़ होगा ना वो ऑथेंटिक ही होगा, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास में जो कि उसको चेक कर रही होंगी। और इवन यहाँ पर बोला गया कि ऐसा होता है। साल 2019 में जो पीआईबी फैक्ट चेक है ना, इन्होंने क्या किया, 1160 जो केसेस हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन के, गलत इन्फॉर्मेशन के, वो बस्ट किए थे 2019 में। और 2020 में ये नंबर और बढ़ गया था, 2021 में और बढ़ गया था। तो काफ़ी सारी जो गलत न्यूज़ फैल रही हैं वो यहाँ पर एक्सपोज की गई हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्रीज़ कर देना चाहिए, वो यहाँ पर राइटर बोलते हैं। उसके बाद में जो सोशल मीडिया यूज़ है या यूज़र हैं बेसिकली, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जो हर एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप हो मैं हूँ, हमें भी यहाँ पर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम सोशल मीडिया को किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, है ना। लोगों को यहाँ पर अनवेरीफाइड न्यूज़ शेयर करना नहीं बनता है, ठीक है। अगर वो अनवेरीफाइड न्यूज़ शेयर करते हैं, कोई यहाँ पर ऐसी न्यूज़ है जो कि काफ़ी वायरल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों में जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एडिटोरियल। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी होगी इस आर्टिकल को लेकर। बहुत कुछ था इस पूरे के पूरे आर्टिकल में, बट हमने इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होते हैं सारे के सारे। अब करना क्या है, अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन के बेसिस पर आज आपको मेंस का आंसर लिखना है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेसिकली इसी फेक न्यूज़ को लेकर है। क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन इफेक्टिवली कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिसइन्फॉर्मेशन एंड व्हाट स्ट्रेटजीज एंड सॉल्यूशंस कैन बी एम्प्लॉयड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। यानी कि हमारे जो ये फेक न्यूज़ तेज़ी से फैल रहा है, डिसइन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगी, इसको रोकने में क्या क्या चैलेंजेस हमारे को फेस करने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर समझाना है। दूसरा, क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं जिसके तहत हम इन चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर समझाना है। हिंदी में रीड कर देता हूँ। नकली समाचारों और दुष्प्रचार के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, ये आपको समझाना है। और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कौन सी रणनीतियाँ और समाधान नियोजित किए जा सकते हैं, वो आपको समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, आपको फुल फॉर्म लिखना है, वो चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप लोग अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आंसर सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में रिव्यू कर सकते हो। तो 2-2 आंसर्स रिव्यू करने से काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, और सामने वाले के आंसर्स में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उनको बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, ज़रूर यहाँ पर इसका हिस्सा बनो। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है रिजर्वेशन के बारे में। अब रिजर्वेशन बेसिकली यहाँ पर वेमेन को लेकर बातचीत की जा रही है। आपको पता होगा हमने महिलाओं को लेकर एक टॉपिक डिस्कस किया था आज से लगभग 3-4 दिन पहले। वो टॉपिक बेसिकली थोड़ा सा दूसरा था, आज का टॉपिक थोड़ा दूसरा है। यानी जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ पर जो वेमेन का रोल है ना, वेमेन के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। वेमेन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर में। इससे काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस आर्टिकल में बेसिकली किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? हम इस टॉपिक में बात करेंगे वेमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीन पर नीचे देखना, आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो छांटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको वो काम करके दे रहा हूँ, ठीक है। और पीडीएफ में से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करोगे तो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पॉलिटिक्स। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में क्या होता है, लगभग 10 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, प्रदर्शन कर रही होती हैं जंतर मंतर पे। दिल्ली के अंदर में जो जंतर मंतर है ना, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उनकी मांग यहाँ पर क्या है कि जो लंबे समय से वेमेन रिजर्वेशन बिल जो है ना वो अटका पड़ा है, उसको पास नहीं किया गया, तो उसको तुरंत पास किया जाए। उसको पास करने की यहाँ पे मांग की जा रही है। जब पास होगा तभी एक्ट बनेगा, तभी यहाँ पर वेमेन को आरक्षण मिलेगा पॉलिटिक्स के अंदर में। तो वो यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इससे क्या होगा, पॉलिटिक्स में वेमेन का जो रोल है ना वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। अब सवाल यह है कि इसकी कब से चर्चा हो रही है। देखो इसका अपने आप में एक इतिहास है, इतिहास बहुत पुराना है। वेमेन को एक रिजर्वेशन चाहिए, इसको लेकर बहुत लंबे समय से मांग की गई है। इवन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, जो कि यहाँ पर संविधान को तैयार कर रही थी, उसमें भी काफ़ी बार डिबेट हुआ कि वेमेन रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, फिर इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना और ना मानते हुए यहाँ पर इस टॉपिक को बार बार रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके ऊपर ज़्यादा कोई डिस्कशन हुआ नहीं। बट पिछले कुछ सालों में वेमेन का रोल पॉलिटिक्स में इंक्रीज होना चाहिए, इसको लेकर मांग बढ़ चुकी है। अब जैसे मैंने बताया ना, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग यह है कि भैया आपने लंबे समय से इस बिल को रोक रखा है, तो इस वेमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दो आप, ताकि वेमेन को आरक्षण मिले और एक सपोर्ट मिले पॉलिटिक्स में घुसने का, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या मेंशन किया जाता है, पिछले 10 सालों की बात है, पिछले 10 सालों में ये केस बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। अब बार बार यहाँ पर इसके ऊपर डिबेट होती है, लेकिन बार बार बंद हो जाती है, होती है बंद हो जाती है। बट अब की बार मामला थोड़ा ज़्यादा गर्म है। अब की बार प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है, पहले इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में सोचना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या पॉलिटिक्स में ऑलरेडी रिजर्वेशन वगैरह है या नहीं है? देखो है रिजर्वेशन, लेकिन थोड़े लेवल पर, लोकल लेवल पर। हम लोग सेंट्रल लेवल पर बात करें तो वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट लोकल बॉडीज़ में आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। जैसे जो हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है फॉर वेमेन, इन्होंने यहाँ पर 1988 में एक रिकमेंडेशन दिया था। इन्होंने ये बोला था कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, खासकर पार्लियामेंट वगैरह के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। बट पार्लियामेंट में रिजर्वेशन महिलाओं के लिए नहीं देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन लोकल लेवल पर ज़रूर है। जैसे जो रिकमेंडेशन आया था ना उस प्लान के माध्यम से, तो उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर कुछ तो काम किया गया। हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स किए गए, संशोधन किए गए। 73rd और 74th अमेंडमेंट आता है हमारे संविधान के अंदर में, जिसने क्या किया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी जो राज्य सरकार है, उनके ऊपर जोर दिया कि वो यहाँ पे क्या करें, महिलाओं के लिए सीट्स को रिजर्व करें। कहाँ पर, खासकर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो पंचायत राज होता है, उस पंचायत के अंदर में लगभग 1/3 जो सीट्स है वो विमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जितना भी ऑफिस हैं या चेयरपर्सन्स हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर विमेन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया इन सीट्स के अलावा जो खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाली विमेन हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 1/3 का रिजर्वेशन होना चाहिए अलग से। तो इस प्रकार की यहाँ पर मांग जो है ना वो की गई हैं, और ये रिजर्वेशन कई सारी जगह पर देखने को मिलेगा। कई सारे राज्य जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, इन्होंने यहाँ पर अपने यहाँ पे खुद कुछ लीगल कानून बना रखे हैं। ऑलरेडी कुछ कानून हैं जो कि क्या करते हैं, लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर इन सारे स्टेट्स में 50% के आसपास रिजर्वेशन महिलाओं के लिए देखने को मिल जाता है लोकल बॉडीज़ में। अब सवाल यह है कि ये विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। जब रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज़ में तो क्या, तो देखो वो लोकल बॉडीज़ में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वहाँ सभी जगह पर है। मांग ये की जा रही है कि हमें पार्लियामेंट में रिजर्वेशन चाहिए, सेंट्रल लेवल पर रिजर्वेशन चाहिए वेमेन को, ये यहाँ पर मांग है। तो वेमेन रिजर्वेशन जो बिल है ना, इन्होंने ये बोला है, इनकी मांग ये है कि लोकसभा के अंदर में या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, यानी कि जो आपकी विधानसभाएं हैं,
यहाँ पर हमें 33% के आसपास रिजर्वेशन चाहिए। लोकसभा में जितनी भी सीट होंगी उसकी 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, उस पर केवल महिलाओं का हक होगा, वहाँ पर पुरुष कोई आएगा ही नहीं। तो ये बेसिकली यहाँ पर मांग की गई और ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए बोला गया है। और ये रिजर्वेशन बिल के अंदर मांग की जा रही है, इसी बिल को लागू करने के बारे में, इसी बिल को पास करने की मांग की जा रही है। इस बिल को सबसे पहली बार लोकसभा के अंदर लाया गया था एज अ 81st अमेंडमेंट बिल सितंबर 1996 में। मतलब आप समझ लो 1996 में बेसिकली इस टॉपिक को लेकर ऑलरेडी बिल आ चुका है। बट क्या हुआ, ये बिल बार बार यहाँ पर फेल हो जाता है अप्रूवल लेने में। ये बार बार अप्रूवल इसको मिलता ही नहीं है, तो बार बार चर्चा में आता रहता है। तो इस बिल को हमने बार बार री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। 1996 के बाद 1998, 1999, 2002, 2003, इस प्रकार से कई सारे और सालों में ना ये जो बिल है बार बार आने की कोशिश किया है, इसको री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। बट बार बार यहाँ पर ये फेल होता हुआ नजर आया है, इसको कोई भी यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर मैं आपको एक थोड़ा फैक्चुअल डेटा दे रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में खासकर प्रीलिम्स या मेंस में हेल्प करेगा। कि जब हम लोग बात करें रिजर्वेशन की तो पार्लियामेंट में महिलाएं हैं क्या? हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं है महिलाओं के लिए। महिलाएं तो हैं लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। अब पार्लियामेंट में आज के समय पर कितनी महिलाएं हैं तो उसको थोड़ा समझते हैं। इंडिया के अंदर में जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पर लगभग 14% के आसपास जो मेंबर्स है करंट समय पर वो महिलाएं हैं। 14% के आसपास विमेन देखने को मिलती हैं। खैर अभी तक का सबसे ज़्यादा मामला है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत महिलाएं अभी देखने को मिल रही हैं, इससे पहले और कम हुआ करती थी। इवन यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के माध्यम के अकॉर्डिंग, मतलब इनके अकॉर्डिंग बात करें, इनके माध्यम से बात करें तो इंडिया में जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, या महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, वो काफ़ी कम है। और कई सारे अपने पड़ोसी देशों से हम पीछे हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये वो देश हैं जहाँ पर इनकी पार्लियामेंट्स के अंदर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो इन देशों से कहीं ना कहीं इंडिया पीछे हो जाता है महिलाओं को पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जो बिल है ना, इसके फेवर में बात की जा रही है कि भैया यहाँ पर इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे और लोग यहाँ पर इसके सपोर्ट में हैं। पहला क्या फेवर दिखाया जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना कहीं पेट्रियार्कल चीज़ नज़र आती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादातर मेल ही काम कर रहे हैं, पुरुष ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, है ना, और पुरुष की यहाँ पर मांग की जा रही है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हमें ज़रूरत है कि वेमेन को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिले। इवन बोला गया कि जो वेमेन्स है ना वो अभी अंडर रिप्रेजेंटेड है पार्लियामेंट के अंदर में। ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन अगर मिलता है तो इससे हम इंश्योर कर सकेंगे कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर में वेमेन और मेन दोनों की जो सोच है वो यहाँ पर रहेगी। दोनों की सोच, दोनों की थिंकिंग का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अलग अलग इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। कई बार वेमेन से संबंधित जो इश्यूज़ है ना, महिलाओं से संबंधित कई बार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको जब डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में तो इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि पुरुष की संख्या ज़्यादा है तो वो टॉपिक को इतना महत्वपूर्ण समझते नहीं हैं। लेकिन जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा अच्छा खासा तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा बार बार। तो महिलाओं के हित में भी कई बार काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। इवन बोला जा रहा है कि हमारे पास में एविडेंस है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया है कि कई सारे राज्यों में ऑलरेडी जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है। तो हमने वहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखे हैं। जैसे यहाँ पर कह सकते हो कि कई सारी जगह पर जो शराब वगैरह है उसके ऊपर कंट्रोल अच्छे से किया गया है। वहाँ पे साफ़ सफाई उस एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी कम देखने को मिला है। जो न्यूट्रिशन है महिलाओं ने उसके ऊपर मेजर फोकस दिया है, यानी लोगों के पोषण के ऊपर फोकस दिया है, साफ़ पानी देने के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, महिलाओं ने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश की है। पूरा का पूरा जो डेवलपमेंटल चेंज है ना वो यहाँ पर देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो नो डाउट यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कह सकते हो बहुत ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर नज़र आने वाली हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को सुन लेना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है और मैं जल्दी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल इतना ही है और मेंस का क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। अगला आर्टिकल बात करता है क्रेडिट स्विस बैंक के बारे में। अब क्रेडिट स्विस बैंक आपको पता है, अच्छा उससे पहले हमने अभी थोड़े दिनों पहले सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में डिस्कशन किया था। सिलिकॉन वैली बैंक जो कि फेल मार गया। ऐसे कई सारे बैंक्स रिसेंटली फेल मारे हैं। नाउ एक और बैंक चर्चा में आ चुका है जिसका नाम है क्रेडिट स्विस बैंक। अब जो क्रेडिट स्विस बैंक है ना, ये यूरोप का बैंक है, ये भी यहाँ पर फेल मार चुका है। इसमें काफ़ी मतलब फेल पूरी तरह से नहीं मारा है, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है इसके अंदर में। पिछले कुछ समय में आप कह सकते हो इसके स्टॉक्स में ना 77% की गिरावट नज़र आई है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत ह्यूज डिक्लाइन है ये किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ऐसे यहाँ पर क्रेडिट स्विस बैंक में देखने को मिला है। और
जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक के साथ था वैसे ही किस्सा इसके साथ भी है। एकदम से यहाँ पर ये नहीं हुआ है। ये जो इतना बड़ा घाटा नज़र आ रहा है ना, ये बहुत लंबे समय की यहाँ पर इसके पीछे चीज़ें चल रही हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से ये हालात हुए हैं। तो हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्रेडिट स्विस बैंक को लेकर। तो क्रेडिट स्विस बैंक है क्या? देखो, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है और दुनिया भर में इसकी जो ब्रांचेस है वो फैली पड़ी है। क्या इंडिया में है? बिल्कुल, इंडिया में भी आपको ये वाला बैंक देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाता है। इस बैंक को 1856 में बनाया गया था। ये कहाँ पर बेस्ड है? तो ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो ज्यूरिख है ना, वहाँ पर इसका मेन ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। ये मेन बैंक आपको वहीं पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में बोला गया है ये दुनिया का एक सबसे बड़ा मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और बहुत सारे यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम भी करता है। प्लस अच्छी बात यहाँ पर ये बोली जाती है कि जो भी लोगों का अकाउंट है इस बैंक के अंदर में, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सिक्योर है। एक स्ट्रिक्ट बैंक क्लाइंट यहाँ पर ये बैंक देखने को मिलता है। काफ़ी सीक्रेसी को मेंटेन करता है, लोगों की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर होल्ड करके रखता है, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है। तो लेकिन इसका जो इतिहास है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड है, यानी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इसने इतिहास में फेस की हैं। पिछले कुछ समय पर कई सारे स्कैम, बड़े बड़े स्कैंडल्स निकल कर आए हैं, बड़े बड़े धंधलेबाजी की गई है ना, इस बैंक के अंदर में। और उसके चक्कर में काफ़ी सारा मनी जो है इस बैंक से लॉस हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस वगैरह इसके ऊपर लग चुके हैं कई बार, कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने में बैंक मदद कर रहा है ना। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, लोगों का जो विश्वास है वो धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो गया और लोगों ने यहाँ पर इस बैंक से पैसा निकालना स्टार्ट किया। 2022 में, पिछले साल की बात है, इस स्विस बैंक को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें कई सारे स्कैंडल्स के बारे में समझाया गया कि कई सारे घोटाले यहाँ पर किए गए इस बैंक के अंदर में काफ़ी सारे लोगों के माध्यम से। तो हुआ क्या, लोगों ने और विश्वास खो दिया, लोगों ने पैसा निकालना स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा निकाल लिया। और आपको पता है किसी बैंक से इकट्ठा एकदम से पैसा मांग लिया जाए, उसकी जो लिक्विडिटी वो यहाँ पर एकदम से मांग ली जाए, तो वो कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ बढ़ने लगता है। कहोगे ऐसा क्यों? वो तो बैंक है, तो उसके पास तो पैसा होगा, आपने जमा किया था ना। हाँ, तो जो भी आपने बैंक के पास में पैसा जमा किया था ना, वो बैंक ने उठाकर किसी को लोन दे दिया है। तो बैंक के पास में इस समय तो कोई पैसा है नहीं, वो जिसको लोन दिया उससे मोटा ब्याज ये मांगता है, थोड़ा बहुत उससे प्रॉफिट इसका हो जाता है। तो इकट्ठा सभी लोग पहुंच जाएंगे बैंक के अंदर, भाई हमारा पैसा निकाल कर दो, तो बैंक सबका पैसा नहीं चुका पाएगा, उतना अमाउंट यहाँ पर नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं वो बैंक जो है वो फेल मारता हुआ नजर आएगा। वही सिचुएशन यहाँ पर क्रेडिट स्विस के साथ में देखने को मिली है। तो यूरोप का पूरा बैंकिंग सेक्टर हिल चुका है, पूरा यूरोप का बैंकिंग सेक्टर का जो मार्केट है वो पूरा डाउन आ चुका है, पूरा चार्ट खत्म हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। सवाल यह है कि इंडिया और क्रेडिट स्विस बैंक के बीच में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। इस बैंक को यहाँ पर इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। इसका काफ़ी सारी ऑफिसेज हैं, मुंबई में ऑफिस है, पुणे में है, गुड़गांव में है ना, और भी कई सारे छोटे छोटे ऑफिसेज है, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता में भी नज़र आते हैं। सवाल यह है कि भारत के ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या वो बैंक अगर डूब रहा है तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखो नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये बोला जा रहा है, ये जो बैंक इंडिया के अंदर है ना, ये सीमित मात्रा में है। तो कोई ऐसा नहीं कि इंडिया इसी के ऊपर डिपेंडेंट है बड़े लेवल पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमित मात्रा में अगर ये खत्म भी हो जाता है तो भी यहाँ पर इंडिया के ऊपर कोई ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत क्रेडिट स्विस बैंक को लेकर ये जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रख सकते हो ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समाप्त करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा आर्टिकल और है, फटाफट उसको कवर करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं क्योंकि आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट खाली है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। वो ये है आज का हमारा डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट में वीडैम रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। वीडैम बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी यानी कि जो लोग हैं ना, वो अपना खुद वोट देकर अपने हिसाब से अपनी चॉइस की सरकार को बैठा रहे हैं। यानी जो पावर है वो मेन सरकार के हाथ में नहीं है, लोगों के पास में है। लोग चाहें तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में उस सरकार को पलट सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डेमोक्रेसी। सरकार के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो यहाँ पर लोगों के हाथ में है, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। इसको लेकर रिपोर्ट आती है कि किस किस देशों में डेमोक्रेसी मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर इंडिया के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है ना, वो खत्म होते हुए नजर आए हैं, ऐसा यहाँ पर इस वीडैम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने पब्लिश किया है। अब वीडैम रिपोर्ट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक पॉइंट जान लो। वीडैम जो इंस्टीट्यूट है ना, ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2014 में बनाया गया था एक स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम है स्टेफन लिंडबर्ग, इनके थ्रू। ये क्या करता है, हर साल रिपोर्ट पब्लिश करता है दुनिया भर के वो लेकर, दुनिया भर के अंदर में जो अलग अलग देश हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी किस लेवल पर है, डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं, उसको लेकर ये रिपोर्ट्स पब्लिश करने का काम करता है, काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करता है। अब ये अलग अलग चार्ट्स पब्लिश करेगा, यहाँ पर बोला गया है कि डेमोक्रेसी किस लेवल पर है। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर में जो अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसी है, चाहे वो लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी या एगैलिटेरियन, ये सब यहाँ पर इंडिया में घटती हुई नजर आई है, कम होती हुई नजर आई है। सवाल यह है कि सर ये जो डेमोक्रेसीज के आपने नाम लिए हैं ये क्या क्या हैं?
देखो, जो डेलिबरेटरी डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये क्या करता है, ये बात करता है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन है, जो सरकार ने डिसीजन लिए हैं, वो लोगों से यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों में समर्थन में लिए हैं या नहीं लिए हैं, लोगों से बातचीत करके लिए हैं या नहीं लिए हैं। ऐसे यहाँ पर जो इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी वो क्या बोलता है, वो दर्शाता है कि भैया जो लोग हैं ना, उनके पास में जो राइट्स है, लोगों के पास में जो हक हैं, उनको यहाँ पर इक्वल राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी ये क्या इंडिकेट करता है कि जो इलेक्शन है वो साफ सुथरे चल रहे हैं इंडिया में या नहीं चल रहे हैं, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है ना। इसी प्रकार से लिबरल डेमोक्रेसी क्या दर्शाता है कि जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या एक माइनॉरिटी है ना, उसके जो राइट्स है उसको प्रोटेक्शन मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है ना। इस प्रकार से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है, ये क्या दर्शाता है कि जो एक्टिव सिटीजन है वो कितना यहाँ पर इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसीज़ हैं जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर दिखाई जाती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें इंडिया के अंदर घटती हुई नजर आई हैं, ये सारी चीज़ें कम होती हुई नजर आई हैं। चार्ट 1 के अंदर ये समझाया गया। दूसरा में बोला गया इंडिया में एक और चीज़ नज़र आई है कि इंटरनेट शटडाउन वगैरह जैसे सिचुएशन होता नहीं, कई बार इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया जाता है। अभी पंजाब में बंद चल रहा है खालिस्तान इशू को लेकर, जम्मू कश्मीर के अंदर लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा। तो इस प्रकार के केसेस भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, मतलब लोगों को खुली छूट नहीं मिली है, ऐसा यहाँ पर कहना है इस रिपोर्ट का। और इसकी बेसिस पर यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी आज के समय पर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लोगों को इतनी छूट नहीं मिल रही है जितना यहाँ पर डेमोक्रेसी वर्ड छूट देने की बात करता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बोला है मीडिया के बारे में। मीडिया के अंदर बायसनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जर्नलिस्ट को काफ़ी हैरेस किया जा रहा है ना, जर्नलिस्ट को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया में इंक्रीज़ होती हुई नजर आई हैं, वो यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर चार्ट 4 के अंदर समझाया कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो माइनॉरिटी हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके राइट्स को सुरक्षा दी जा रही है नहीं दी जा रही है, उसको समझाता है। तो उसको आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाया गया है इंडिया के अंदर में ये चीज़ें कम हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लू डॉट है और रेड डॉट है। ब्लू डॉट दर्शाता है कि जिस देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुआ है, वहाँ की डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हुई है, बेहतर हुई है, लोगों के पास में थोड़ी चॉइस बढ़ी है सरकार के प्रति। और ब्लू डॉट दर्शाता है जहाँ पे डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, ख़त्म सी हुई है, डेमोक्रेसी कम भी हुई है, लोगों के पास में इतनी चॉइस बची नहीं है। ठीक है, सरकार ही अपने हिसाब से काम कर रही है। तो उस मामले में इंडिया को कहाँ पे रखा गया है, तो इंडिया को ब्लू डॉट वाले सिचुएशन पर रखा गया है, यानी कि इंडिया के अंदर भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर वीडैम इंस्टीट्यूट रिपोर्ट का कहना है। वीडैम इंस्टीट्यूट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कैसे पब्लिश करता है, वो ऑलरेडी हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का पूरा डिस्कशन। अब फटाफट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, सॉरी जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है, आपसे ये पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। जो नुब्रा वैली है उसके नदर्न साइड में सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर मैप में देखना चाहो तो ये है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के ऊपर नदर्न साइड में आपको यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नुब्रा वैली के नदर्न साइड में, तो ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। तो गाइज़ ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के जो हमारे द हिंदू का एडिटोरियल है इंडिया चाइना के रिलेशंस को लेकर या उन चीज़ों को लेकर, वो ज़्यादा काम के नहीं है, कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स नहीं है, कुछ होंगे भी तो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करवा दे जाएंगे, तो उसके लिए परेशान ना होना। बट जो अभी आपको जितना कंटेंट दिया गया है वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। नाउ इसके साथ में मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।